दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद। रिपोर्ट देखिए। और नूह दंगों में भी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम देख लीजिए, जावेद अहमद। लेकिन इस बार नूह दंगों को भड़काने के आरोप में कांग्रेस भी जद में है। कांग्रेस के विधायक पर आरोप हैं। मगर बात इतनी सी नहीं है दोस्तों। भारत में जो दंगों का इतिहास है, जो पैटर्न है, वो एक कहानी उजागर करते हैं, वो एक साजिश की बानगी देते हैं। मैं आपके सामने 3 दंगों की चर्चा करूंगा। नूह दंगा, दिल्ली दंगा और गुजरात दंगे की बात करूंगा। और आपको पता चलेगा दोस्तों इस कहानी को देखने के बाद कि कैसे जो पीड़ित है उसी को आरोपी बनाकर पेश कर दिया जाता है और जो आरोपी है उसको पीड़ित बनाकर पेश किया जाता है। आज के कहानी में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी आपने दोस्तों देखा होगा कि फ्रांस में जब दंगे सुलग रहे थे, दंगाई खुलेआम आतंक मचा रहे थे, चारों तरफ आगजनी, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी, लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही थी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब क्या मांग उठ रही थी जानते हैं ना? कहा जा रहा था सोशल मीडिया में कि भारत से योगी को बुला लेना चाहिए, बुलडोजर बाबा सब संभाल लेंगे। इसके बाद एक और घटना सामने आई, एक और खबर सामने आई कि फ्रांस तो छोड़िए, बंगाल में जिस तरीके से जो दंगाई हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती, कठोर कार्रवाई नहीं होती, उसके साथ एकदम लिबरल एटीट्यूड अपनाया जाता है, उस मामले में बंगाल हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की टिप्पणी थी जिसमें वो कहा गया था, वो कह रहे थे कि राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बुलडोजर किराए पर ले लेना चाहिए। अब सोचिए, अगर एक राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, जस्टिस को यह कहना पड़े तो कितनी बड़ी बात है। वो भी बात लोगों ने देखी दोस्तों। उसके बाद तो क्या कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं, लेकिन आप मामले को समझने का प्रयास कीजिए। इसकी वजह यह है कि योगी सरकार में जिस प्रकार से दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होती है, उसके बाद दंगाइयों को हिम्मत नहीं होती कि वो पत्थर उठा सके या फिर डंडे उठा सके या कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सके, क्योंकि उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। और याद रखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई है, खास करके योगी राज में, वो यही बुलडोजर का काम है। ये बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जो है ना, वो शांति का प्रतीक बन चुका है। तो इसी प्रकार से हरियाणा में जब दंगाइयों के हौसले बुलंद थे, सब कुछ टीवी के कैमरों पर दिख रहा था। मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा दोस्तों इस तरह की चीजें, लेकिन आप समझिए इस पूरी घटना को, पूरे घटनाक्रम को, नैरेटिव को जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर भी बुलडोजर बाबा की मांग उठने लगी। और उसके बाद खट्टर सरकार ने भी आजमाया। अवैध रूप से रहने वाले 200 रोहिंग्याओं की झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। पूरा अवैध सिस्टम ध्वस्त किया जा रहा है। अब देख लीजिए, और जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तब भी एक कार्रवाई चल रही है। यानी जो सरकार पहले नहीं कर सकती थी वो अब कर रही है। और याद रखिए, कुछ लोगों को तो मैंने ये भी सुना कि ऐसी सरकार का क्या फायदा, जहां अपनी सरकार नहीं है, बंगाल है, वहां भी ये पिटते हैं, और जहां अपनी सरकार है वहां भी पिटते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कार्रवाई अभी हो रही है ना, वो पहले नहीं हो सकती थी। ये जो दंगाई है, इन्होंने खुद अपने ही आफत को, उन्होंने आ बैल मुझे मार कहते हैं ना, वो इन्होंने आमंत्रित किया है। और इसीलिए ये घटना एक बहुत बड़ी कहानी की ओर आपको लेकर जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने तो कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इस दंगों को लेकर जो नैरेटिव बनाने का खेल शुरू हुआ, वो इस देश की शांति के लिए बहुत खतरनाक है। मैं एक एक करके घटनाओं को आपके सामने रखता हूं। हरियाणा के नूह में दंगा तब हुआ जब विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा
मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजर रही थी, तभी ये घटना सामने आई। और आप सब ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, वो सारे विजुअल आज भी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है, न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं। और इस शोभा यात्रा पर घर की छतों से पत्थरों और ईंटों की बरसात की जाने लगी। अब तो उस जिस घर का दिखा था वो घर भी ध्वस्त कर दिया गया है, वो भी आपने देखा होगा। और उसके बाद जब लोग भागकर मंदिर में पहुंचे तो चारों तरफ पहाड़ियां थी। आप ध्यान रखिए, एक समतल इलाका जहां मंदिर है, शोभा यात्रा गुजर रही है, और जो हमलावर हैं वो पहाड़ी में छिपे हुए। और मंदिर में जब लोग छुपे, कई सारे भारी संख्या में लोग छिपे, जहां महिलाएं बच्चे सब थे, तो पहाड़ियों से गोलियों की बौछार होने लगी। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो पुलिस ने किसी प्रकार से कवर फायरिंग करके महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पहले निकाला, फिर युवाओं को निकाला, और ये पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रही। लेकिन जानते हैं, मीडिया में ये जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम है ना दोस्तों, ये इतना सक्रिय है, ये इतना संगठित है कि इसने तुरंत नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि जो शोभा यात्रा में यात्री पहुंचे थे उनके पास तलवारें और हथियार थे। यानी शोभा यात्रा निकालने वालों का मकसद दंगा करना था। मंदिर को घेर कर पहाड़ियों से फायरिंग की जा रही थी। इस पर रिपोर्टिंग न करके यह रिपोर्ट किया गया कि मस्जिद को हमला किया गया, इमाम को मारा गया, मुस्लिम दहशत में है। कोई तो सवाल पूछता ना, जो ये पूरा इकोसिस्टम, मैंने सबके वीडियो लगभग देखे हैं, कोई तो ये सवाल पूछता कि क्या जिनको हमला करना होगा वो क्या महिलाओं और बच्चों को लेकर जाएंगे, क्या वो बुजुर्गों को लेकर जाएंगे? क्या आपकी आंखें ये नहीं देख पाती कि उस भीड़ में, उस मंदिर में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग थे? अगर हमला ही करना होता तो ये सब किया जाता क्या? लेकिन आपको ये खेल तो समझना पड़ेगा, और ये खेल समझने के लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम खेल रहा है ना, उसने ये भी नहीं बताया, ये भी रिपोर्ट नहीं किया कि इस इलाके के तीनों ही विधायक कौन हैं। आपने देखा किसी ने इस पर विस्तार से कोई बात की हो? एक मम्मन खान की चर्चा हुई। ये तीनों विधायक कांग्रेस के हैं और इनके नाम हैं मम्मन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद। ये हैं तीन विधायक जहां ये दंगे हुए हैं। मेवात का इलाका तो वैसे बड़ा होता है, लेकिन हरियाणा के नूह की बात कर रहा हूं। और इसमें मम्मन खान का बयान मैं आपको दोस्तों सुना चुका हूं। वो गौ रक्षकों के खिलाफ एक युद्ध छेड़े हुए थे। वे इस मौके की तलाश में थे कि सबको सबक सिखाया जाए, और इसके लिए इलाके में पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। और सबक सिखाने का आलम यह था कि सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया, साइबर थाने में आग लगा दी गई, किसी को नहीं बख्शा गया। जिन पर बचाने की जिम्मेदारी थी वो भी सुरक्षित नहीं थे। और अब मैं आपको थोड़ा सा ना नूह इलाके के बारे में बताता हूँ, मेवात के बारे में बताता हूँ। मेवात हरियाणा का वो इलाका है दोस्तों जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, बल्कि 90% के करीब है। और यहाँ पहले गाय, भैंस, बकरे आदि का व्यापार होता था। लेकिन 2015 में जब हरियाणा में गौ रक्षक कानून लागू हुआ तो इस व्यापार पर रोक लगी। तो लोगों ने क्या किया आपको पता है? आप हैरान हो जाएंगे। ये साइबर ठगी के लिए पूरे देश का कैपिटल बन गया। साइबर ठगी के लिए ये मशहूर हो गया, माने मशहूर क्या, नोटोरियस हो गया ये। और हाल ही में आप ये भी जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि साइबर ठगी को रोकने के लिए इस इलाके के करीब 5 लाख सिम कार्ड्स बंद किए गए। 5 लाख! इतनी तो आबादी भी है कि नहीं वो मैंने देखा नहीं, मुझे ज़रूर देखिएगा इतनी तो आबादी कितनी होगी। 5 लाख सिम कार्ड्स बंद किया गया। और याद रखिए, इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शोभा यात्रा को सबक सिखाने का जो खेल चल रहा था ना, वो सोशल मीडिया पर ही चल रहा था। सोशल मीडिया पर ही भड़काने का खेल चल रहा था। और ऐसे में ये कांग्रेस के तीनों विधायक क्या कर रहे थे? जब इनके इलाके के लोग हिंसा की तैयारी कर रहे थे और जब हिंसा भड़क गई तो उसको कवर फायर दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे भड़काया गया। कोई भड़काएगा और आप भड़क जाएंगे।
कोई एक मोनू माने सर पता नहीं कोई आदमी कुछ बोल देगा तो आप दंगा फसाद करने लगेंगे। क्या आपको कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है? अब ये तो आपको जानना पड़ेगा ना दोस्तों कि एक विशेष इलाके में दंगा फसाद करने की पूरी तैयारी की गई और इसकी जानकारी अब पुलिस के पास सिलसिलेवार ढंग से दर्ज की गई है एफआईआर में। और ये भी पता चल गया कि इस खेल में एक आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। आप देख लीजिए। और अब ये खेल कहाँ तक पहुँचेगा, एक मैं और देख रहा था दोस्तों मीडिया में कि पाकिस्तान का एंगल भी सामने आ गया है। आप देख लीजिए, इसलिए इंतज़ार कीजिए, अभी इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी कार्रवाई होंगी। आपको कानून पर भरोसा रखना है, आपको भड़कना नहीं है, भड़काना नहीं है। आप पुलिस पर भरोसा कीजिए, इस देश के संविधान पर भरोसा कीजिए। देखिए सच तो सामने आएगा ही। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो सबक सिखाने की रणनीति है ना, ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, जिसमें पहले समुदाय विशेष को ही दोषी बताया जाता है, लेकिन जांच में पता चलता है कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और है। अब आप देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ, ठीक ऐसे ही जैसे आज नूह में हुआ। एक पूरी योजना के तहत छतों से पत्थर और पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। जिस तरह आज नूह में अवैध हथियारों को एकत्र करके मंदिर पर चारों ओर से हमला किया गया, ठीक वैसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में रास्तों को बंद करके मारकाट की गई, घरों को जलाया गया, गाड़ियों और कारों को जलाया गया। और आप देखिए, पूर्वी दिल्ली के इस दंगे को भी अचानक से भड़का हुआ दंगा बताया गया। और इसके लिए टारगेट किसको किया गया? आपको याद होगा भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बयान को, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सड़क को बंद करने की चेतावनी दी थी। याद है ना? सारा टूट पड़ा, ये पूरा इकोसिस्टम उन्हीं पर टूट पड़ा। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसे ही षड्यंत्र के तहत आरोपी बना दिया गया। लेकिन आप याद कीजिए, इन्होंने तो कहा था ना, दिल्ली में सीएए कानून के खिलाफ क्या हुआ था? इन लोगों ने किया था, सड़कों को जाम किया, कई दिनों से दिल्ली के लोग परेशान थे। और इसके बाद कपिल मिश्रा ने बयान दिया और उसी बयान के आधार पर माहौल को भड़काने की बात की गई। जबकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए ताहिर हुसैन, उमर खालिद और पिंजड़ा तोड़ गैंग के लोगों ने, लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक साजिश रची। दिल्ली दंगों के समय जिस तरह से पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कह रहा था कि कपिल मिश्रा के बयान के आधार पर दंगे भड़के, वो आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कहा कि ये दंगा किसी के बयान पर नहीं, किसी के भड़काने पर नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी बड़ी साजिश थी। और यही साजिश आज हरियाणा में दिखाई दे रही है। जैसे आज हरियाणा के दंगों के बाद मुस्लिमों को पीड़ित और हिंदुओं को आरोपी बताने की कोशिश की गई, वैसे ही दिल्ली के दंगों में मुस्लिमों को पीड़ित बताया जा रहा था, डरा हुआ बताया जा रहा था। दिल्ली दंगों में कहा गया कि मुसलमानों को सबसे अधिक घाव लगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। आप ये देख सकते हैं। और यही सच्चाई दोस्तों आज बंगाल से लेकर केरल तक दिखाई पड़ती है। जहाँ जहाँ दंगे होते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिए, वहाँ यही हो रहा है। और यही कहानी 2002 के गुजरात दंगों में भी देखने को मिली। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जब राम भक्तों से भरी हुई ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस रुकी, तो कोच S6 की पूरी बोगी में आग लगा दी गई, जिसमें 59 राम भक्त जलकर मर गए। ये आग लगाई गई ताकि पूरी बोगी के सभी लोग मारे जाएं। ये तो साजिश थी दोस्तों। और जिस रफीक बटुक ने ट्रेन में आग लगाई थी, वो 19 साल बाद फरवरी 1921 में पुलिस की गिरफ्त में आया। और जिन 12 लोगों ने ये साजिश रची, उनमें 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 को जमानत दी थी, जबकि बाकी 4 आज भी आजीवन कारावास की सज़ा में है। और इन साजिशकर्ताओं के नाम आप देख सकते हैं, अब्दुल सत्तार, यूनुस, अब्दुल, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। लेकिन आप सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए
कि जिस गोधरा कांड के कारण गुजरात में दंगे भड़के, उसकी चर्चा आज तक लेफ्ट लिबरल गैंग करता है, लेकिन जिसकी वजह से भड़का, जिस गोधरा कांड में एक सोची समझी साजिश के तहत ट्रेन की बोगी में आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उसको लोगों ने भुला दिया। और आज भी, मतलब आप तीनों घटनाओं में बड़े ध्यान से समझिए, नूह में क्या होता है, लोग बोलते हैं भड़काया और दंगा कर दिया, दिल्ली में बोला भड़काया दंगा कर दिया, और दंगों की चर्चा नहीं, भड़काने वाले की चर्चा करते हैं ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग। लेकिन गुजरात में जला दिया गया 59 लोगों को, वो भुला दिया गया, और दंगों को हमेशा के लिए इस देश के माथे पर चिपकाने का प्रयास किया गया, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आप भूले नहीं होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी उसे खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दोषी सिद्ध करने का प्रयास आज तक हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दंगे, ये जब कहते हैं ना दोस्तों, दंगा जब होता है ना, तो उसमें मानवता को चोट पहुंचती है, उसमें खून जब बहता है तो वो किसी धर्म का नहीं होता, वो तो मानवता का बहता है। लेकिन जिस तरीके से दंगों को धर्म विशेष के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है, वो इतना खतरनाक है, जिसकी वजह से आप इसके मूल कारण पर नहीं जाते, और इसी वजह से बार बार ये घटनाएं देखने को मिलती है। उम्मीद है इस देश के नागरिक, प्रशासन, जो राजनेता सत्ता पर बैठे हुए हैं, जहां पर भी, या जो बैठना चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, वो बड़े ध्यान से समझें कि अगर इन चीज़ों को समय रहते न रोका गया, इसके मूल कारण पर जाकर इसका सॉल्यूशन ना किया गया, तो ये जख्म बड़े गहरे होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आप सबों से हाथ जोड़कर जो आपने प्रेम और स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल मैंने अपने समय को बदलने का प्रयास किया, ताकि जो लोग मेरे चैनल पर, आपके इस प्रिय चैनल पर हमला करते हैं या जिस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो बदलने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ आपके प्रेम और सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार वीडियो को अपना प्रेम देते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।